अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज जो है ना हम वेव्स एंड ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बीएससी और बीएस दोनों में पढ़ाया जाता है। और इसके अंदर हम चैप्टर स्टडी करेंगे ऑसिलेशन, वेव मोशन, साउंड वेव्स, काइनेटिक थ्योरी, द आइडियल गैस, हीट एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन एंड ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा। अब ये जो सारा मटेरियल है ना, इस बुक को सिर्फ आपने 2 से 3 घंटों में रीड आउट करना है। इससे ज़्यादा टाइम इसको नहीं देना। इस तरह से है कि ये सारी चीज़ें हम लोग जो है ना, वो जितना एफएससी के अंदर पढ़ चुके हैं, अब वो 2 से 3 घंटे में भी जो आप लोगों ने जोर देना है ना, वो काइनेटिक थ्योरी एंड द आइडियल गैसेस, हीट एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब हमने जो थर्मोडायनेमिक्स की पूरी ब्रांच है ना, वो इधर से कवर करनी है, ठीक है। बाकी की इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में से मैं भी आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने तैयार करनी है। तो बहुत ज़्यादा टाइम इस बुक पे वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हम जो वेव्स एंड ऑसिलेशंस एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बहुत सी सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें इधर से भी आती हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, हम वो पहले पढ़ चुके हैं और वो मोर देन इनफ है। उनको ही आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। वेव मोशन का जो चैप्टर नंबर 8 और 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 है वेव्स के लिए, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों आप लोग कर लेंगे तो आपकी रिवीजन भी अच्छी हो जाएगी और तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट लेते हैं ऑसिलेशन से। वही चीज़ें हैं, पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और जो है ना वो उनकी प्रॉपर्टीज़ है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, ठीक है, और उसकी एग्जांपल वही। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी एडवांसमेंट आ गई है कि वहाँ पर जो है ना वो हमने डेल्टा के फॉर्म में किया था, यहाँ पर उन्होंने इक्वेशन दे दिया डायरेक्ट। ये देखें कि एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, फाइनल रिलेशन वही है, लेकिन डेरिवेशन का जो तरीका है ना, वो थोड़ा सा चेंज है। अच्छा, उसके बाद ये एम्पलीट्यूड है, एक्स एम इज इक्वल टू 2 भी ओमेगा। अब आप लोगों ने इसमें से तैयार क्या क्या करना है। ये एक्स इज इक्वल टू एक्स एम तो आप लोगों को पहले ही तैयार है ना। अब आप लोगों ने ये जो एक्स एम यहाँ पर है एक्स नॉट, तो आप लोगों को एक्स नॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए। 2 b/ओमेगा इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड, ठीक है। नाउ यू टेक द नेगेटिव साइन इन द इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 5 के बाद हमारे पास जो है ना वो नेगेटिव साइन लेते हैं। वही चीज़ आ जाती है कि अगर हम स्टार्ट लेते हैं ओरिजन से, तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू एक्स हम साइन ए एक्स प्लस फाई आता है। लेकिन अगर हम स्टार्ट लेते हैं मीन मैं किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन से, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ओमेगा टी आती है, ठीक है। उसके बाद ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू गिवन है, ठीक हो गया। उसके बाद टाइम पीरियड 2 पाई ओवर ओमेगा, वही सारी चीज़ें हैं। इसको बस रीड आउट कर लेना है। इस तरह से आपकी रिवीजन भी साथ साथ एफएससी की हो जाएगी। उसके बाद रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक्स इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ओमेगा टी, तो वी इज इक्वल टू दिस ए एक्स एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ये 2 है और ये इक्वेशन है। अब देखें एक्स की वेव कौन सी है, कोसाइन वेव, तो ये किससे स्टार्ट ले रही है, मैक्सिमम से डिस्प्लेसमेंट की। वी कौन सी है, साइन, और साइन कहाँ से स्टार्ट ले रही है, लेकिन साथ में नेगेटिव है, माइनस है ना, तो ये कहाँ से ले रही है, नेगेटिव साइन से, ठीक है। साइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव से। और ए किसकी है, कोसाइन है, तो अब ये पॉजिटिव कोसाइन थी और ये नेगेटिव कोसाइन। आपको इनकी वेव्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वही सारी चीजें हैं। काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम टोटल एनर्जी जो है ना वो 1/2 एक्स के एक्स एम स्क्र के बराबर होती है। और काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास जो है ना वो 1/2 एक्स एम के स्क्र बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द काइनेटिक एनर्जी 0। ये चीजें आप लोगों ने देख लेनी है, ठीक हो गया। और काइनेटिक और एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे ग्राफ है, इसको भी इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वेलोसिटी की वही वैल्यू है जो हम लोग पहले पढ़ के आए हैं। उसके बाद ओरिजिनल ऑसिलेटर के बारे में बस आप लोगों को उसका टाइम पीरियड पता होना चाहिए, और इसके अलावा कुछ भी आप लोगों से हाँ, और एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ये चीज, और बस ये चीज, ये 2 चीजें तैयार करनी है। उसके बाद सिंपल पेंडुलम में वही चीजें हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी, एफ इज इक्वल टू 1/t होता है, तो फ्रिक्वेंसी यहाँ पर आ जाती है। अब फिजिकल पेंडुलम आ जाता है। फिजिकल पेंडुलम का आप लोगों ने टाइम पीरियड तैयार करना है और फ्रीक्वेंसी, इसके अलावा कुछ भी तैयार नहीं करना। अच्छा, इसके अंदर ना रोटेशनल इनर्शिया दिया हुआ है, तो फिजिकल पेंडुलम का आप लोगों को रोटेशनल इनर्शिया पता होना चाहिए, इसको भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के रूल्स हैं, इनको कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। अच्छा, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पेपर में इस तरह की इक्वेशंस नहीं पूछी जाती। बस आप लोगों को डैम्पिंग का पता है कि एम्पलीट्यूड जो है ना वो डिक्रीज करता है, ठीक है। ये देखिए एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है और एम्पलीट्यूड की वैल्यू इन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है। ये चीज आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेनी है कि जो एम्पलीट्यूड है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन का ए इज इक्वल टू एक्स एम ई की पावर -b/2 mt। तो ये जो है ना ये लाइन अंडरलाइन कर लें। दिस शोज दैट द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर हम उसको कॉन्टिन्यूसली फोर्स करते रहते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड जो है ना वो इंक्रीज करता है। इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है, फेज को कुछ भी नहीं यहाँ से आप लोगों ने करना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है वेव्स मोशन। वेव्स मोशन के अंदर जो है ना वो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ, हाँ जी।
वेव मोशन के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, वही वेव मोशन टाइप्स, मैकेनिकल वेव्स। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वेव्स आ जाती है, विच रिक्वायर नो मटेरियल मीडियम। तो इलेक्ट्रिकल मीडियम कौन सी मीडियम वेव्स हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद मैटर वेव्स है, मूविंग पार्टिकल कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सिंस काइनेटिक एनर्जी इज कैरिड आउट फॉर द वेव्स एसोसिएटेड विद सच मूविंग पार्टिकल आर नोन एज मैटर वेव्स। मतलब बेटर प्रोग्रेसिव वेव्स कौन सी होती हैं, ट्रैवलिंग वेव। अब इसमें से आप लोगों को पता है कौन सा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, और ट्रांसवर्स वेव्स की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। इनको भी एक दफा रीड आउट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों की रिवीजन हो जाए। लेकिन ये सारी चीजें वही हैं। ट्रैवलिंग वेव ये देखिए बताई गई है कि एक टाइम पे अगर वेव यहाँ पर है तो कुछ टाइम, टाइम इज इक्वल टू जीरो है, टाइम टी गुजरेगा तो वी टी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। और वेव देखे ना पहले यहाँ थी और बस ये आगे मूव कर गई है। ठीक हो गया, बाकी इसकी डेरिवेशन वगैरह कुछ भी नहीं, किसी की सारी इसमें डेरिवेशन है, इसमें आपकी गहराई में नहीं जाना। अच्छा, यहाँ पर ना एक रिलेशन लिखा हुआ है, v इज इक्वल टू ओमेगा ओवर के। तो ये आप लोगों ने देख लेना। अच्छा, वेव स्पीड, वेव स्पीड का जो है ना वो फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, एफ ओवर म्यू। एफ हमारे पास क्या है, फोर्स है, और म्यू क्या है हमारे पास, एफ टेंशन फोर्स है। और इसको मैस पर यूनिट लेंथ ऑफ, ये किसके बराबर है, मैस पर यूनिट लेंथ म्यू के बराबर है ऑफ द स्ट्रिंग। तो आप लोगों को वेलोसिटी जो है ना, इसके अंदर जो ये टेंशन है इसका यूनिट और म्यू का यूनिट पता होना चाहिए, क्योंकि ये मैस पर यूनिट लेंथ है तो इसका मीटर पर, सॉरी किलोग्राम पर मीटर होगा ये म्यू का यूनिट। तो इन दोनों चीज़ों का आप लोगों ने बस यूनिट तैयार करना है, नथिंग एल्स। यहाँ पर भी दिया हुआ है, वेव इक्वेशन आ गई है उसके बाद। वेव इक्वेशन को भी आप लोगों ने नहीं करना। ठीक हो गया, पावर एंड इंटेंसिटी इन वेव। अच्छा जी, पावर का फार्मूला जो है ना वो हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन यहाँ से आप लोगों ने पावर का फार्मूला कौन सा करना है, ये वाला 1/2 म्यू वी ओमेगा स्क्वायर वाई ऑफ एम स्क्वायर। द एवरेज पावर डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्स एंड टी, दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ वेव को भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, पावर पर यूनिट एरिया। बस ये चीज़ और ये फार्मूला। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से इसकी स्टेटमेंट आप लोगों ने करनी है। ये पहले भी पढ़ी हुई है वैसे, लेकिन एक दफ़ा और रीड आउट कर लीजिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पार्ट डिफरेंस का आप लोगों को पता है कि λ/2, और ये एंगल के फॉर्म में भी आ जाता है। स्टैंडिंग वेव्स कौन सी होती हैं, स्टैंडिंग वेव्स के लिए भी आप लोगों को पार्ट डिफरेंस पता है, λ/2 का दरमियान में होता है नोड, दो नोड के दरमियान λ/2, नोड और एंटी नोड के दरमियान लैम्डा। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स जो है ना, ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है आप लोगों ने, स्टैंडिंग वेव्स एंड रेजोनेंस। ये भी सारा वही है जो हम लोग पहले पढ़ के आए हैं, एफ एन इज इक्वल टू एन वी ओवर 12। तो ये एफ एस सी में से ही करना है। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, टेम्परेचर क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन, स्टेट वेरिएबल, आइडियल गैस लॉ वी। अच्छा, यहाँ पर ना लॉ दिए हुए हैं तो ये आप लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में अक्सर जो है ना वो रिलेशन आ जाता है कि अगर वॉल्यूम को चेंज करें तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर चेंज करें तो वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। ये मैंने आप लोग को चार्ल्स लॉ के नाम से एक जो पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था वो भी करवाया था। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अच्छा जी, ये भी हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। प्रेशर, ये सारा रिलेशन भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये एफएससी में से ही करना है, यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा स्कैटर नहीं करवाती बीएससी के अंदर, कि आप लोग एफएससी के अंदर बहुत सारी चीज़ें तैयार कर चुके हो, तो उसको जब रिपीट करने लगोगे तो आप लोग डबल माइंडेड हो जाओगे, क्योंकि एक बंदा जब एक बुक पढ़ रहा होता है तो वो उसी के साथ जो है ना वो अटैच होता है। तो आप लोगों ने एफएससी में से ही इन टॉपिक्स को तैयार करना है। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, जो नई चीज़ आएगी बीएससी में से, सिर्फ आप लोगों ने वो तैयार करनी है। तो टेम्परेचर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, ग्रोहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है ना, ये आप लोगों ने तैयार करना है यहाँ से, कि वी आर एम एस ओवर वी टू इज इक्वल टू एम टी ओवर वी वन। तो वेलोसिटीज का जो है ना वो इनवर्स रिलेशन है। वी वन जो है ना वो अगर मैस वन की इनवर्स रिलेशन है बाय द अंडर रूट, विद अंडर रूट ऑफ मैसेज। ठीक है, तो ग्राहम लॉ की स्टेटमेंट भी आप लोगों ने तैयार करनी है। ये लोग बच्चे पूछते थे कि डब्ल्यू जो है ना वो पीवी के बराबर कैसे है, ये देखें लिखा हुआ है, एफ डी एक्स, एफ ए और वी किसके बराबर होता है, डी वी के बराबर। तो ये बहुत सारे बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किया था, तो ये है। और इसका यूनिट किसके बराबर है, जॉल के। वर्क डन इन द गैस, अच्छा ये ड्यूरिंग एक्सपेंशन जो नेगेटिव होता है और कंप्रेशन पॉजिटिव होता है, ये लाइंस आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये कंजर्वेटिव फोर्स के पाथ के अंदर जो है ना वर्क डन इंडिपेंडेंट पाथ के होता है। और वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर होगा तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, -nRT ओवर log VF ओवर, ये फाइनल रिलेशन आप लोगों ने तैयार करने हैं जब इसकी डेरिवेशन में नहीं जाना। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए बॉडी और ए सिस्टम कंप्लीटली आर कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विटेशन ऑफ एनर्जी, के हाउ एनर्जी डिवाइडेड इन ऑल द
डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो अगर हमारे पास जो है ना 3 डायमेंशन के अंदर बॉडी मूव कर रही है, तो उसकी जो है ना वो कितनी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 3, और उसकी एनर्जी कितनी होगी 3 1/2 केटी। तो हमारे पास जो फंडामेंटल एनर्जी जो है ना वो 1/2 केटी है। क्या है एनर्जी? 1/2 पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, जो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी कितनी है? 1/2 आरटी। अच्छा, अब इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सम ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज। अब इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है? 3/2 एन आर डेल्टा टी। अब इंटरनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक मैसेज की जब हम बात करेंगे ना, तो डायटोमिक मैस के अंदर जो है ना वो मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव करता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी और जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी। इसके अलावा वो एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी स्पिनिंग मोशन भी करता है और अपने अराउंड भी मोशन करता है। तो यहाँ पर जो है ना वो डिग्री ऑफ फ्रीडम की तादाद चेंज हो जाएगी। 3 तो एक्स वाई एक्सिस, 3 एक्स वाई और जी एक्सिस के अलॉन्ग मोशन, और जो है ना उसके अलावा हो जाएगी 3 जो है ना वो 2 ऐड हो जाएंगी आपस में। इनकी जो है ना वो मोशन, जैसे ये इधर ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, इसी तरह से जी के और इसी तरह से एक्स के। adds to more kinetic energy and the potential energy molecules, hence classical physics and the all the three टोटल। यहाँ पर जो है ना आप लोगों के पास वैसे जनरल फार्मूला आ गया है 3n 1/2 kb टी। तो हमारे पास क्या आएगा 5/2 n kb टी। ये किसका फार्मूला है? इंटरनल एनर्जी का। और ये देखें, अगर हमारे पास द वाइब्रेशनल टर्म इन द internal energy is effective at high temperature and low temperature, the vibrational and rotational energy can be frozen. So at low temperature only three translational degree of freedom are present. The experiment with gas molecules collision shows that the internal energy of an atom is क्वांटाइज्ड। तो ये लाइन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला टॉपिक जो है ना आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो वो कितना हो जाता है 6 2 के साथ मिलते हैं तो 3 n RT, और इंटरनल एनर्जी के साथ ये भी जो है हमारा 7 7 वाला यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है। हाँ जी, ये देखें यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि 3 जो है ना वो सिंपल डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, लेकिन 2 जो है ना इनकी अपने एक दूसरे के गिर्द जो है ना वो मोशन है। इस वजह से हम क्या करते हैं, रोटेशन अबाउट द वाई एक्सिस। ये क्यों करते हैं? बिकॉज द मॉलिक्यूल्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई एंड रोटेशनल इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस आर निग्लिजिबल। वाई एक्सिस के अलॉन्ग निग्लिजिबल है, तो सिर्फ दो एक्सिस के दरमियान एक्स और जी के, तो 3 + 2 = 5। ठीक हो गया? ये लाइन थोड़ी सी यहाँ पर मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर जो है ना वो 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ रही हैं। तो ये आप लोगों के पास अगर बुक है तो प्लीज़ इसकी कमेंट सेक्शन में करेक्शन कर दीजिएगा। उसके बाद है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन बताई हुई है। जब दो मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं तो कौन कौन सी फोर्स होती है, अट्रैक्टिव होती है और पोटेंशियल होती है। इसको जस्ट रीड आउट करना है, इसको ज़्यादा जो है ना जाने की ज़रूरत नहीं है। वांडर वाली इक्वेशन ऑफ स्टेट इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको नहीं करना आप लोगों ने। उसके बाद है हीट एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, यहाँ पर ना हीट एनर्जी इन ट्रांजिट और जो है ना यहाँ पर बताया हुआ है अर्लियर कंसेप्ट अबाउट हीट। तो हीट के बारे में जो कंसेप्ट था वो भी आप लोगों ने तैयार करना है। और ये किसने दिया था? अर्लियर कंसेप्ट अबाउट हीट जो है ना 18th century बिलीव दैट मटेरियल फ्लूइड कॉल्ड कैलोरी वाज एक्सचेंज बिटवीन द बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर। द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय काउंट रमफोर्ड शोड। अब इसका नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए, मैकेनिकल काउंट रमफोर्ड शोड दैट द मैकेनिकल वर्क वुड प्रोड्यूस हीट, इट रिजल्ट इन द। ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ से तैयार करनी है, ठीक है। और हीट ट्रांसफर सिस्टम का पॉजिटिव होता है, और 1 कैलोरी किसके बराबर होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप लोगों ने नहीं छोड़ना। उसके बाद ब्रिटिश यूनिट, ये सारे यूनिट आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं। उसके बाद क्या है जी, W = J/Q। जे इज द कांस्टेंट इज कॉन मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये थोड़ी सी नई चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद हीट कैपेसिटी है, ये भी आप लोगों ने पढ़ लेनी है। हीट ट्रांसफॉर्मेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सारी चीज़ें आप लोगों ने रीड आउट करने लिए, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, मोनोटोमिक और गैसेस की जो है वो 3/2 R होती है, 5/2 R होती है और 6/2 3 R। तो ये चीज़ें भी आप लोगों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये जो फील्ड था ना ये हमारा इधर के लिहाज से इंपॉर्टेंट था। अच्छा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर 5/2 R, 7/2 R एंड 4 R। तो ये वैल्यू यहाँ पर सिर्फ R की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो आप लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद Cp - Cv = R होता है, Cp > Cv होता है, ये मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ये भी हम लोग पहले कर चुके हैं। इसको ज़्यादा नहीं करना, ये भी आप लोगों ने नहीं करना। ये सारा आप लोगों ने छोड़ देना है, इसको बस आप लोगों को साइन पता होना चाहिए। Q - W कब होता है और Q + W कब होता है, ठीक है। उसके बाद साइक्लिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन 0 होता है। अगर वर्क डन > 0 है तो Q <0 होगा, और अगर वर्क डन <0 है तो
क्यू ग्रेटर देन जीरो होगा, ये यहाँ से आप लोगों ने पढ़ना है। और फ्री एक्सपेंशन जो है ना वो प्रोसेस इन विच गैस गोज फ्रॉम वन साइड टू द कंटेनर टू द अदर इनिशियली वैक्यूम। अच्छा, अब ये किसकी एग्जांपल है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए और इसमें नहीं करना। अच्छा, हीट ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, इसकी सबकी स्टेटमेंट आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार होनी चाहिए कि कंडक्शन के अंदर मॉलिक्यूल्स किस तरह से हीट ट्रांसफर करते हैं, कन्वेक्शन के अंदर किस तरह से करते हैं, और इन सब चीज़ों के अंदर आप लोगों ने अच्छे से इसको रीड आउट करना है, लाजमी करना है। ये चैप्टर आप लोगों ने नहीं छोड़ना, इसको जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। ये बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेशनल कन्वेक्शन, प्रोसेस कन्वेक्शन क्या होती है, रेडिएशन के जरिए किस तरह से ट्रांसफर होती है, तो और इसकी स्पेशल जो है ना आप लोगों ने एग्जाम्पल करनी है, और एग्जाम्पल पेपर में जो है ना वो पूछी जा सकती है। एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए शुरू से तो आप लोगों की बहुत कम चीजें थी, तो उनको जस्ट आप लोगों ने नोट्स अपने बना लेने हैं, और ये सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स जो है ना वो मेन आप लोगों की करने वाली है। एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ रिलेशन में जो है ना हमारे पास एंट्रोपी आ गई है यहाँ पर। और ये इसकी एग्जाम्पल, ये पहले वाली चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। हीट इंजन क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो सेल्सियस स्टेटमेंट है एक, वो आप लोगों ने तैयार करनी है। कैल्वन स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए हीट इंजन। अब कैल्वन ने जो दी थी हीट की सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो वो भी आप लोगों ने पेपर के अंदर देखी थी कि ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आ चुकी है। देर इज नो कैल्वन, कैल्वन की जो हीट इंजन, देर इज नो परफेक्ट हीट इंजन, तो ये भी किसकी स्टेटमेंट थी, कैल्वन की थी। और रेफ्रिजरेटर आगे आ जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी बस आप लोगों ने ज्यादा नहीं इसको पढ़ना। इक्विवेलेंस ऑफ सेल्सियस एंड कैल्वन स्टेटमेंट, तो यहाँ पर सेल्सियस स्टेटमेंट ये दी हुई है। इट इज इम्पॉसिबल टू काज हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, तो ये जो है ना ये सेल्सियस स्टेटमेंट है, ये आप लोगों ने लाजमी तैयार करनी है, सेल्सियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक हो गया, ये पेपर में आया हुआ है किसी ने। कार्नट इंजन क्या होता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कार्नट साइकिल, इसके अंदर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, चार प्रोसेसेस पर मुश्तमिल होता है। ये हम लोगों ने एफएससी के अंदर बहुत डिटेल में किया था। उसके बाद जो है ना इसमें से आप लोगों ने, हाँ जी, ये एंट्रोपी वाला जो है ना ये करना है। डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू एस होता है अगर ही एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जो है ना वो एंट्रोपी चेंजेस जीरो होता है। एंट्रोपी इन द रिवर्सिबल प्रोसेस, अच्छा अब इरिवर्सिबल प्रोसेस की आगे एग्जांपल बताई हुई है। और सेल्सियस थ्योरम भी आप लोगों ने पढ़ना है अच्छे से। और ये किसके बारे में, एंट्रोपी के बारे में है। अच्छा, एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, सिर्फ एग्जांपल्स के नाम याद करने हैं। और एस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू द एंट्रोपी चेंजेस फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए एस इज इक्वल टू एन आर लॉग ऑफ टू के बराबर होता है, ये सिर्फ आप लोगों ने देख लेना है। एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी आप लोग बस छोड़ दीजिएगा, नहीं करने की जरूरत है, बहुत डिटेल आ जाती है। बाकी ये जो इंटरफेरेंस है, ये सारी चीजें हम लोगों ने एफएससी के चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़ ली है, तो इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन चेंज है, बाकी जो फाइनल रिजल्ट है वो सारा सेम है, तो इसलिए इसको करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव जो है ना वो किसके बराबर होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोस के। सिर्फ आप लोगों ने इंटेंसिटी वाला रिलेशन याद करना है, बाकी इसमें से कोई चीज इन दोनों चैप्टर्स में से तैयार नहीं करनी। हाँ, और इसके अलावा न्यूटन रिंग जो है ना, इसके आगे एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि इसका जो रेडियस है वो m+1/2 लेमडा के बराबर होता है फॉर ब्राइट फ्रिंज, और फॉर डार्क फ्रिंज के लिए फार्मूला क्या है, तो ये दोनों आप लोगों ने तैयार करने हैं। माइकल इंटरफेरोमीटर हम लोग पढ़ चुके थे, उसके अंदर जितना पढ़ा है बहुत है। अच्छा जी, मेजरमेंट्स ऑफ वेवलेंथ 2L/m, ये शायद वहां पर वैल्यू नहीं लिखी हुई, और इसके यूजेस आप लोगों ने यहाँ से देख लेने। यूजेस ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड डिस्टेंस ऑफ द, तो सिर्फ इसके यूजेस करने हैं आप लोगों ने यहाँ से। उसके बाद डायफ्रैक्शन वाला चैप्टर आ जाता है, इसको भी आप लोगों ने, ये सारी वही जो है ना वो है डेरिवेशन, इसमें से भी आप लोगों ने सिर्फ इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, ई ऑफ थीटा के, लेकिन ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन सिर्फ पता होना चाहिए। अच्छा, रेले जीन क्राइटेरिया क्या होता है, रेले क्राइटेरिया गेव ए क्राइटेरियन टू रिजॉल्व द इमेज ऑफ टू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट यूजिंग सर्कुलर अपर्चर और स्लिट, तो और इसका जो है ना यहाँ पर फार्मूला है ना, थीटा मिनिमम या रेजोल्यूशन का 1.22 लैम्डा/a, तो ये पेपर के अंदर भी एक क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ था, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा हुआ था, तो ये आप लोगों ने यहाँ से तैयार कर लेना है। बाकी इसमें से ग्रेटिंग एंड स्पेक्ट्रा, ये भी हम लोगों ने नहीं इतना ज़्यादा पढ़ना, ये सारा जो है ना, हाँ यहाँ पर रिजॉल्विंग पावर की एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ
डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग और अकॉर्डिंग टू रेले जीन, सिर्फ ये आप लोगों ने तैयार करना है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग और ये, और डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज बाय क्रिस्टल, ये भी हम लोगों ने एफएससी के अंदर पढ़ा हुआ है, तो ये भी करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ब्रैग्स लॉ क्या होता है, ये इसका स्टेटमेंट आप लोगों को पता होना चाहिए, ये भी एफएससी के अंदर वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।